दशकों का संघर्ष, हजारों शहादतें और एक लाल आतंक जिसने भारत के दिल यानी मध्य भारत के जंगलों को सालों तक अपने खौफ में रखा। एक समय था जब नेपाल के पशुपति से लेकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक फैला रेड कॉरिडोर हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जाता था। लेकिन आज भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में यह ऐतिहासिक घोषणा कर दी है कि भारत अब नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। 31 मार्च 2026 की वो डेडलाइन जो सरकार ने तय की थी, उसे सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने हकीकत में बदल दिया है। पर सवाल यह है कि आखिर इस लाल गलियारे की शुरुआत कहां से हुई थी। इस कहानी की जड़ें जुड़ी है साल 1967 से, जब पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से एक चिंगारी उठी थी। चारू मजुमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन शुरू में तो स्थानीय था, लेकिन देखते ही देखते इसने झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पिछड़े इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। सीपीआई, मेओइस्ट जैसे भूमिगत संगठनों के जरिए ये हिंसक विद्रोह में बदल गया। क्या थे इसके पीछे के सामाजिक और आर्थिक कारण, और कैसे भारतीय सुरक्षा बलों ने अभेद जंगलों में घुसकर इस चुनौती को जड़ से खत्म किया। आज की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में हम खंगालेंगे नक्सलवाद का पूरा इतिहास, उसका उदय, उसकी चुनौतियां और नक्सल मुक्त भारत बनने तक का वो सफर जिनसे देश की सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। लेकिन इतिहास में जाने से पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि नक्सलिज्म आखिर है क्या। तकनीकी तौर पर नक्सलवाद भारत का एक मिलिटेंट लेफ्ट विंग मूवमेंट है जिसकी जड़ें कम्युनिस्ट विचारधारा में समाई हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक असमानता यानी इनइक्वालिटी को खत्म करना था, लेकिन इसके लिए रास्ता चुना गया आर्म्ड स्ट्रगल यानी सशस्त्र विद्रोह का। दशकों से अलग अलग संगठन ढांचे की तरह काम कर रहा यह आंदोलन भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी और निरंतर चुनौती बना रहा। नक्सलवाद का यह सफर 1967 में बंगाल के नक्सलबाड़ी विद्रोह से शुरू हुआ, जहां कम्युनिस्ट नेताओं ने जमींदारों के खिलाफ किसानों को लामबंद किया। इसके बाद 1969 में चारू मजुमदार और कानू सान्याल ने सीपीआई एमएल का गठन कर सशस्त्र क्रांति का बिगुल फूंक दिया, जो 70 के दशक तक बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में फैल गया। हालांकि 71 में सरकार ने ऑपरेशन स्टीपल चेस के जरिए इस पर कड़ा प्रहार किया, लेकिन 80 और 90 के दशक में पीडब्ल्यूजी और एमसीसी जैसे नए गुटों ने इस संघर्ष को फिर से जीवित किया। साल 2004 में इन दोनों गुटों के विलय से सीपीआई मेओइस्ट का जन्म हुआ, जिससे रेड कॉरिडोर में हिंसा को चरम पर पहुंचा दिया गया। अंततः पिछले 2 दशकों में सरकार की सुरक्षा और विकास की दोहरी नीति ने इसकी कमर तोड़ दी, जिसका नतीजा आज हमारे सामने नक्सल मुक्त भारत के रूप में खड़ा है। अगर हम नक्सलवाद के विकास को करीब से देखें तो इसे मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण 67 से 1974 का था, जिसकी शुरुआत नक्सलबाड़ी विद्रोह से हुई। यहाँ चारू मजुमदार और उनके साथियों ने वर्ग शत्रु यानी क्लास एनिमीज के खात्मे के नारे के साथ भूमिहीन किसानों को जमींदारों के खिलाफ खड़ा किया। इसके बाद 80 के दशक में दूसरा चरण आया, जहां यह आंदोलन पश्चिम बंगाल से निकलकर बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक हिंसक और रणनीतिक रूप से फैल गया। तीसरा और सबसे घातक चरण था साल 2000 के बाद शुरू हुआ, जब पीपुल्स गोरिल्ला आर्मी का गठन हुआ और आगे चलकर पीडब्ल्यूजी और एमसीसी के विलय से सीपीआई मेओइस्ट जैसी ताकतवर संस्था बनी, जिसने देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर और संगठित युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। इस खूनी संघर्ष के दौरान देश ने कई बड़े और दर्दनाक नक्सली हमले झेले, जिन्होंने पूरे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया। 2005 का जहानाबाद जेल ब्रेक हो, जहां नक्सलियों ने 300 से अधिक कैदियों को छुड़ा लिया था, या 6 अप्रैल 2010 का दंतेवाड़ा हमला, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए, ये घाव आज भी ताज़ा हैं। इसी साल दंतेवाड़ा में एक सिविलियन बस को उड़ाकर 40 से अधिक मासूमों की जान ली गई। हाल के वर्षों में 2017 और 2021 के सुकमा हमले सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौतियां साबित हुए, जिसमें दर्जनों जवानों ने अपनी शहादत दी। संघर्ष का यह सिलसिला फरवरी 2025 के इंद्रावती वन संघर्ष तक जारी रहा, जहां 31 नक्सलियों को ढेर किया गया। लेकिन इसी वीरता और शहादत की नींव पर आज गृह मंत्री ने नक्सल मुक्त भारत की घोषणा की है। इतने लंबे संघर्ष और भीषण हमलों के पीछे आखिर क्या कारण थे? दरअसल नक्सलवाद की जड़ें गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानता में छिपी है। भूमिहीनता और कृषि संकट ने जहां गरीब किसानों को जमींदारों के खिलाफ खड़ा किया, वहीं आदिवासी समुदायों के शोषण, खनन परियोजनाओं के कारण हुए विस्थापन और जल जंगल जमीन से बेदखली ने असंतोष की आग को और भड़काया। बुनियादी सुविधाओं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव,
गरीबी और बेरोजगारी ने दूर दराज के इलाकों में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा किया। इसके अलावा भ्रष्ट शासन, पुलिसिया कार्रवाई और आरोप और औद्योगिक विकास के नाम पर आदिवासियों के पुनर्वास में विफलता ने एक ऐसा माहौल तैयार किया जहां नक्सली विचारधारा को पनपने का मौका मिल गया। इन्हीं अनसुलझे मुद्दों और स्थानीय शिकायतों को हथियार बनाकर नक्सलियों ने दशकों तक अपना समानांतर तंत्र चलाया। इस ऐतिहासिक सफर के अंत में आज का भारत सिर्फ नक्सल मुक्त ही नहीं बल्कि विकास युक्त होने की राह पर है। दशकों का यह संघर्ष हमें सिखाता है कि बंदूकों से विचारधारा को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन जब गवर्नेंस यानी सुशासन, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा और डेवलपमेंट यानी विकास एक साथ मिलते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती घुटने टेक देती है। एस्पिरेंट्स के लिए कंक्लूजन पॉइंट, याद रखिए नक्सलवाद का अंत केवल एक सैन्य जीत नहीं है बल्कि ये जीत है उस भरोसे की जो अब दूर दराज के आदिवासियों और ग्रामीणों का भारतीय लोकतंत्र पर बहाल हुआ है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और हीलिंग टच के इस तालमेल को आप अपने इंटरनल सिक्योरिटी के आंसर्स में एक आदर्श उदाहरण यानी मॉडल एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब उन इलाकों में विकास की नई लहर पहुंच जाएगी? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें और देश की सुरक्षा से जुड़े ऐसे ही गहरे एनालिसिस के लिए जुड़े रहें जागरण जोश के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।